Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure, and today we will discuss question number 33. So here the question is, explain the formation of H2 molecule on the basis of valence bond theory. क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ VBT, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. देखो बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल. H2 मॉलिक्यूल सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है, इसीलिए आपको उसी को ही एक्सप्लेन करना है. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1927 एंड फिर फर्दर डेवलप किया गया बाय पॉलिंग एंड अदर्स. यहाँ पे हम क्या करने वाले बेटा, हमें बात करनी है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो देखो, हम लेंगे दो हाइड्रोजन एटम्स. दो हाइड्रोजन एटम्स कौन कौन से लिए बेटा आपने एक एटम लिया हाइड्रोजन एटम A एंड एक लिया B. हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं HA एंड HB, ऐसे हमें समझ आएगा. या आपने लिए हैं एटम्स HA एंड HB, उनके न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया है NA एंड NB से. अब हाइड्रोजन में हमें पता है एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको भी हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देंगे EA एंड EB से, राइट. जब दो हाइड्रोजन एटम्स दूर दूर हैं तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है. लेकिन ये जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनके बीच में बेटा अट्रैक्शंस भी होंगे और इनके बीच में रिपल्शंस भी होंगे. अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्शंस किस किस के बीच में होंगे, हाइड्रोजन एटम का एक न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में पहले से अट्रैक्शन है. न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम. जैसे अगर हम यहाँ देखें इसको डायग्राम के थ्रू, तो देखो बेटा, यहाँ पर ये है न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम A और यहाँ पर ये है इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम A. इन दोनों के बीच में पहले से क्या है, इन दोनों के बीच में है बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस. न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है. ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, राइट. वैसे ही अगर हम यहाँ पे ले लें दूसरा एटम HB का न्यूक्लियस होगा NB एंड उसी एटम का क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन EB, तो इनके बीच में भी क्या होंगे बेटा, इनके बीच में भी पहले से अट्रैक्शंस होंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, राइट. अब ये एटम दूर दूर हैं, जब ये एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर अट्रैक्शंस भी होंगे और रिपल्शंस भी होंगे. अट्रैक्शन किस किस के बीच में होंगे, अट्रैक्शंस होंगे बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम A एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम B. मतलब यहाँ पर हम इसको शो कर देते हैं बेटा ग्रीन कलर से. अब NA एंड EB, इन दोनों के बीच में क्या होंगे, अट्रैक्शंस. एक न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पास पास आ रहे हैं एटम्स, एंड वैसे ही B का जो न्यूक्लियस है बेटा वो अट्रैक्ट करेगा A के इलेक्ट्रॉन को. क्या ये बात हमें समझ आई. तो कौन कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई बेटा, पहले से जो हमारे पास थी वो थी NA एंड EA, दूसरा क्या था बेटा NB एंड EB, न्यूक्लियस और सेम एटम का इलेक्ट्रॉन. अब जो नई अट्रैक्टिव फोर्सेस आई वो कौन सी आई बेटा, NA एंड EB, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन. वैसे यहाँ पर एक एटम का न्यूक्लियस दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन. ये हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस. रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगी. रिपल्शंस किसके बीच में होंगे बेटा, रिपल्शंस होंगे बिटवीन द टू न्यूक्लियाई. यहाँ पर ये जो है न्यूक्लियस ऑफ एटम A एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम B, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है. ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा. वैसे ही ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो ये इस तरफ को जाएगा और ये इस तरफ को जाएगा, इस तरफ को जाएगा, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दूर की तरफ को जाएंगे. ठीक है, क्या बात हमें समझ आई. तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा रिपल्सिव फोर्सेस की, तो रिपल्सिव फोर्सेस कहाँ कहाँ आई, रिपल्सिव फोर्सेस आ जाएंगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स EA एंड EB एंड द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, मतलब NA एंड NB. क्या हमें इतनी बात अच्छे से समझ आ गई. जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बेटा वो चाहेंगी कि जो दो एटम्स है वो एक दूसरे के क्लोज रहें, वेयर एज जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो चाहेंगी कि जो एटम्स है वो एक दूसरे से दूर रहें. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया बेटा कि जो नई अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है देन द रिपल्सिव फोर्सेस. यहाँ पर ये जो हमने फोर्सेस लिखी थी अट्रैक्टिव फोर्सेस थी. एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा है. इसका मतलब क्या हुआ,
कि अब जब दो एटम्स अप्रोच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहां पर देखो, अगर ये दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ये है हाइड्रोजन एटम ए एंड ये है हाइड्रोजन एटम बी, ये एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के क्लोज आने लगेंगे एंड अल्टीमेटली एक स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बैलेंस कर देगा फोर्स ऑफ रिपल्शन को, एंड जो सिस्टम है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, उसकी एनर्जी हो जाएगी मिनिमम। तो जिस स्टेज पर मिनिमम एनर्जी आ जाएगी, क्या कहा बेटा मैंने, जिस स्टेज पर मिनिमम एनर्जी आ जाएगी उस स्टेज पर आप कहेंगे कि जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। क्यों? क्योंकि मिनिमम एनर्जी का मतलब है मोर स्टेबल फॉर्म, और मोर स्टेबल फॉर्म का मतलब ही तो बॉन्ड हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल, जिसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है बेटा, 74 पिकोमीटर। ठीक है, इसको हम समझेंगे ग्राफ से। देखो ये दोनों डायग्राम्स आपके बुक में गिवन है बेटा, यहां पर चेक करेंगे फिगर 4.7। यहां पर ये क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ये है HA का न्यूक्लियस, ये है HB का न्यूक्लियस। यहां पर ये ओल्ड फोर्सेस कौन कौन सी थी बेटा, एटम एंड उसी एटम का इलेक्ट्रॉन, ये एटम का न्यूक्लियस और उसी एटम का इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में नई फोर्सेस कैसे जनरेट होंगी बेटा, एक एटम का न्यूक्लियस एंड दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन, एक एटम का न्यूक्लियस एंड दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये थी अट्रैक्टिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस कौन कौन सी होंगी बेटा, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। वैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं। क्लियर है ये चीज? ओके, अब यहां पर देखो बेटा फिगर 4.8, the potential energy curve for the formation of H2 molecule as a function of internuclear distance। internuclear distance का मतलब क्या हुआ बेटा, दो हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। The minimum in the curve corresponds to the most stable state of H2। ये जो मिनिमम पॉइंट यहां पर दिखाया गया है, this is the minimum point। ये क्या है बेटा, this is the most stable state of H2। ये ही हम अभी बात कर रहे थे। क्या बात की हमने बेटा, कि जब ये दो एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे से दूर हैं तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शंस नहीं है। जैसे जैसे आपने डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम किया, मतलब ये दोनों एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करने लगे, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा पास पास आ गए हैं। तो जब ये पास पास आएंगे तो क्या होगा बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो रेड लाइन से कर्व दिखाया गया है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी करते करते अल्टीमेटली एक उस स्टेज पर पहुंच जाएगी कि यहाँ पर जो रिपल्सिव फोर्सेज है और जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी। जनरली अट्रैक्टिव फोर्सेज ज्यादा थी तो एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। अब जैसे ही बैलेंस किया, अब क्या होगा बेटा, अगर वो और क्लोज आएंगे तो जो रिपल्शंस है वो बढ़ जाएंगे, रिपल्शंस बढ़ जाएंगे तो यहां पर ये जो एनर्जी है ये एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, ऊपर की तरफ ग्राफ चला जाएगा। ठीक है, तो उस स्टेज पर, जिस स्टेज पर क्या हुआ है बेटा, जिस स्टेज पर मिनिमम एनर्जी आ गई है आपके कर्व में, मिनिमम एनर्जी कौन सी बेटा, मिनिमम एनर्जी है ये वाली। यहां पर हम कहेंगे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, जो आपको ऐसे दिखाया गया है। और यहां पर यह है मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ H2। तो जितनी एनर्जी यहां पर रिलीज होगी जब बॉन्ड फॉर्म होगा, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। और क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है तो ऑब्वियसली जो H2 है, ये जो H2 मॉलिक्यूल बना है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी को बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। यहां पर वो वैल्यू कितनी है बेटा, 435.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये बात समझ आई बेटा। अब हम देखेंगे कि इसको लिखना कैसे है। पहले इसको देख लेंगे कैसे लिखना है, उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की, कि H2 का जो मॉलिक्यूल है वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से कैसे बना है। यहां पर चेक करेंगे बेटा, ये सारा कुछ वही है जो हमने अभी बात की और आपके एनसीईआरटी में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एक बार बस देख लेंगे। यहां पर consider two hydrogen atoms A and B approaching each other, having nuclei Na and Nb and electrons in them represented by Ea and Eb। इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है Ea Eb से, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया है Na and Nb से। When the two atoms are at large distance from each other, there is no interaction between them। सही बात है। As these two atoms approach each other, new attractive and repulsive forces begin to operate। Attractive forces कौन कौन सी बेटा, Na and Ea, Nb and Eb, ये पुरानी फोर्सेस हैं। नई फोर्सेस कौन कौन सी आएंगी, न्यूक्लियस ऑफ एटम A एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम B, न्यूक्लियस ऑफ एटम B एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम A। रिपल्सिव फोर्सेस कौन कौन सी आएंगी, इलेक्ट्रॉन ऑफ द टू एटम्स एंड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। Attractive forces tend to bring the two atoms close to each other, whereas repulsive forces tend to push them apart। फिर ये डायग्राम हमने अभी डिस्कस कर लिया है, बिल्कुल सेम है।
नेक्स्ट क्या लिखेंगे बेटा? इट इज फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्सेस। यहां पर आप इसको कर लेंगे न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस, राइट? देन as a result, the two atoms approach each other and potential energy decreases. Ultimately, a stage is reached where the net force of attraction balances the force of repulsion and system acquires minimum energy. यहां पर सिस्टम की आ गई है बेटा मिनिमम एनर्जी। ये मिनिमम एनर्जी वाला पॉइंट है, राइट? तो यहां पर नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा हमने। At this stage, two hydrogen atoms are said to be bonded together to form a stable molecule. ये जो मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट है, मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यहां पर हम कहेंगे कि जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो बॉन्डेड हैं एक दूसरे के साथ टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल H2। क्लियर? ये हमने बात की बेटा फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। यहां पर देखो, in the formation of hydrogen molecule, there is a minimum energy state when two hydrogen atoms are so near that their atomic orbitals undergo partial interpenetration. क्या मतलब हुआ इस बात का बेटा कि ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक ये था s ऑर्बिटल और एक दूसरा ये था s ऑर्बिटल। इनको हम दिखाएंगे बेटा थोड़ा अलग कलर से ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाए। ये दोनों एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये इतना क्लोज आ जाते हैं कि जो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, पार्शियली इंटरपेनिट्रेट कर जाते हैं। जैसे यहां पर अगर ये था A हाइड्रोजन का A एटम, वैसे ही हम ले लेते हैं हाइड्रोजन का दूसरा एटम जो ये पिंक कलर से शो किया है, तो यहां पर ये क्या होगा बेटा ऐसे ओवरलैप कर जाएगा, राइट? इसी को हमने बोला कि यहां पर ये बन गया है H2 मॉलिक्यूल। ये था एक हाइड्रोजन एटम और ये था दूसरा हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या हुआ है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो गई है। This partial merging of atomic orbitals is called overlapping of atomic orbitals, which results in the pairing of electrons. तो अगर हम यहाँ पर बात करें हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में तो s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है बेटा। यहाँ पर चेक करेंगे ss ओवरलैपिंग। In this case, there is overlap of two half-filled s orbitals along the internuclear axis as shown below. ये s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया बेटा ss ओवरलैपिंग। SS ओवरलैपिंग से आपको मिलेगा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 32 में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो हम यहां पर कह सकते हैं बेटा कि इन जनरल ग्रेटर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, उतना ही अच्छा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन द टू एटम्स। क्लियर? ये था बेटा फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने H2 मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अब आप एक बार एनसीईआरटी रीड करेंगे और इस चीज को, इस वीडियो को दोबारा से सुनेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आ जाएंगी। ठीक है? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था बेटा ये। इसमें ऐसा कोई न्यूमेरिकल और ऐसा कुछ नहीं था कि आप कुछ भी लिख देंगे, आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक? इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एनसीईआरटी रीड करनी है और चीजों को बहुत अच्छे से लॉजिकली समझना है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।